मैंने उतना सुना कि उन्होंने सिद्धारमैया ने कहा कि मैं विनम्रता से मना कर दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? नहीं, उसके बाद तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में काफी कंफर्टेबल हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ओके। तो मैं यही रहूंगा। और मुझे 5 साल के लिए वोटर्स ने चुनाव किया है, तो मैं वो 5 साल खत्म करके मैं ओके 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 मतलब ये इन्होंने नहीं ये कहा कि मैं मतलब राज्यसभा नहीं चुनूंगा करके क्लियरली कहा है। ओके, राज्यसभा नहीं लगा, ऐसा क्लियर कर दिया। जी जी। ओके, दूसरा ये पूछ रहा था मैं कि अगले 2 साल क्या इनके एमएलए जो सिद्धारमैया के बहुसंख्यक मेजोरिटी एमएलए हैं वो चुप रहेंगे या फिर एसर्ट करेंगे? जी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ट्रबल देगा शिव कुमार को, क्योंकि जो सिद्धरामैया ने किया है वही करता है उनके फॉलोअर्स। लेकिन इनकी फॉलोअर्स की नंबर तो बहुत ज्यादा है। ये माइनॉरिटी, दलित और बैकवर्ड से काफी बड़ा नेता है कर्नाटक में, फॉलेस्ट मास लीडर इन कांग्रेस पार्टी। लेकिन उनकी जो ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का जो गवर्नेंस है ठीक से और स्मूथ से चलेगा। हम देखते आए हैं 2 दिन से उन्होंने कोई एक बार भी ये नहीं कहा कि जो हाईकमांड को एम्बेरस कर सकता है, और जिसकी ये जो योजना है ये सारा ये है कि ठीक से स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए करके। ओके, बट सिद्धारमैया का रोल क्या होगा, भूमिका अब क्या होगी? उन्होंने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि संविधान जो है ये मुझे बहुत प्रिय है, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी कोऑपरेशन करूंगा, और मैं संविधान को प्रोटेक्ट करने करने में मैं सलाह भी दे देता हूँ और हेल्प भी कर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो संविधान विरोधी शक्ति है, फोर्सेस है, इनकी मैं सदैव मैं हमेशा मैं खिलाफ हूँ करके कहा है। ओके, दूसरा एक मैं पूछ रहा था कि ये जो अगला 2 साल है, सिद्धारमैया ने इस्तीफा कर दिया है, डीके शिव कुमार टेक ओवर करेंगे आजकल में। मैं जानना चाहता हूँ कि अगले 2 साल बाद राज्य में इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस का कोई चांसेज हैं, या फिर एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, लो प्रोफाइल गवर्नमेंट, ये सारे इशू रहेंगे जिसके कारण फिर से कांग्रेस को मुश्किल होगी? देखिए शिव कुमार, ये सिद्धरामैया का पहला इनिंग्स जो था एज चीफ मिनिस्टर, वो 2013 में शुरू हुआ, और 5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया। और उसके बाद क्या हुआ, ये काफी अच्छा गवर्नमेंट भी थे, अच्छा गवर्नेंस था, और उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं था, और जनरली इट वाज अ गुड प्रो पीपल गवर्नमेंट। लेकिन 5 साल के बाद 2018 में इतनी बहुमत नहीं मिली, तो सिद्धरामैया हटी वो एज चीफ मिनिस्टर। इसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस और जनता दल का गठबंधन हुआ, 1 साल के लिए कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद भाजपा का गवर्नमेंट आ गई। और इस द न्यू इनिंग सेकेंड टर्म ऑफ सिद्धरामैया जो 2023 में शुरू हुआ, ये किसी का तुलना में शायद अच्छा नहीं हुआ है। गवर्नेंस नहीं था। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगला 2 साल जो डीके शिव कुमार की सरकार काम करेगी, तो क्या उसके बाद कांग्रेस के बाप से स्मूथ होगी या फिर नहीं हो सकती है, या कई चार्जेस जो हैं प्रीवियस गवर्नमेंट के खिलाफ वो कारण बनेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खासकर एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, मैं यही ये जो गारंटीज कांग्रेस ने दिया है, शायद वो लोगों ने उनके लिए बहुत तारीफ भी किया है, और ये दिस विल स्टैंड इन फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो है देयर आर मेनी एंटी पीपल मेजर्स ऑफ सिद्धरामैया, जैसे
वाटर टैरिफ बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गया है, मिल्क चार्जेस बढ़ गए हैं। ये सारा जो है काफी इसकी इम्पैक्ट हुआ है लोगों में। दिस इज ए नेगेटिव फैक्टर फॉर स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ गई जी। और सुशील कुमार कितने हद तक ये कंप्लीट चेंज करेगा, इसके ऊपर शायद निर्भर होता है कि कांग्रेस वापस आएगी या नहीं आएगी। क्या कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि इनका प्रभाव सिद्धारमैया की सरकार स्लो थी, करप्शन के चार्जेस थे, एंटी इनकम्बेंसी का इशू उठ रहा था, बीजेपी इन इश्यूज को एक्सप्लॉइट कर रही थी, इसलिए पार्टी हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड के लिए जरूरी हो गया था कि अगर इनको नहीं बदला गया तो शायद 2 साल बाद सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए फिर से सरकार में वापसी मुश्किल हो जाएगा, इसी कारण से इनको चेंज किया। राजू, इसमें 2 बात है। एक है कि इमेज इतना अच्छा नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस ये जो सिद्धरामैया का गवर्नमेंट था, ये 3 साल में काफी सिद्धरामैया के ऊपर भी करप्शन चार्जेस था, और ये जो इन्फ्लेशनरी मेजर स्टेप्स जो थे उसके ऊपर भी लोगों की मन में बहुत निराशा था। और दूसरी बात यह है कि सिद्धरामैया का अभी 78 एज, और 2028 में जब चुनाव होगा he will reach 80 years, 80 साल का होगा। तो कांग्रेस की क्या मैसेज देगी लोगों को? तो ये भी एक मुद्दा बन गया था कि यंगस्टर शिव कुमार इज 64 इयर्स, तो यंगस्टर को आना चाहिए। अब जो मंत्री लोग हैं, ये बहुत लोग 65 और उसके ऊपर 70 उसके ऊपर भी। तो आई थिंक दे वांट टू गिव ए न्यू डायरेक्शन, जैसे केरल में किया है, और यहाँ भी कर्नाटक में शायद कांग्रेस हाईकमांड में देना। आज क्या हुआ कि इन्होंने डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया का पांव छुआ है, तो उसका क्या मैसेज, आपके अनुसार क्या मैसेज देना चाहते हैं शिव कुमार? देखिए, ये बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था कर्नाटक में, शायद भारत में। लोग ये मानते हैं कि जब आप एक बुजुर्ग आदमी या उनकी जो सीनियर एज में आप उनको देखते हैं, आप जाके पैर छूते हैं। तो शिवकुमार में आज यही किया, उसके बाद दोनों आलिंगन किया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने, दोनों लीडर ने। और इस तुरंत बाद ये प्रेस के लिए फॉरवर्ड किया। तो मिनट के बाद ये मास मीडिया में, न्यूज मीडिया में आ गया। शायद ये बहुत अच्छा मैसेज है, और इसकी एक बात ही है कि हम दोनों यूनाइटेड होकर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज द मैसेज। लेकिन क्या उनके एमएलए की समझ, अंडरस्टैंडिंग भी इसी तरह की है, या फिर वो कभी विद्रोह करने की स्थिति में हो सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक एमएलए सिद्धारमैया के साथ हैं, तो शायद वो बीच में सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करें अगर उन्हें को संतुष्ट नहीं किया गया तो। देखिए, कल एक ब्रेकफास्ट मीटिंग फॉर्मल नहीं था जैसे आज हो, लेकिन एक इनफॉर्मल ब्रेकफास्ट मीटिंग था। इसमें चीफ मिनिस्टर और इनकी काफी सीनियर मंत्री भी थे। उसमें शायद हमको रिपोर्ट ये आ रहा है कि ये मंत्री लोग ने कहा कि अभी टाइम है, क्योंकि नई मुख्यमंत्री का तय नहीं हुआ है। आप दोबारा मांग कीजिए कि आप ही कंटिन्यू करेंगे, आप नहीं है तो हमको हमारा क्या होता है। ये सारा उन्होंने पूछा है सिद्धरामैया को, लेकिन सिद्धरामैया ने ये साफ साफ कहा कि ये बात नहीं है। मैं एक प्रॉमिस दिया हाईकमांड को, जो हाईकमांड ने कहे, जो हाईकमांड कहेगा ये मैं पालन करूँगा। ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया इनकी फॉलोअर्स को, और दैट्स व्हाट ही डिड टुडे। सीधा राजभवन बीच में परमेश्वर ने भी कुछ हाथ को मारने की कोशिश की थी, उनका क्या था एक्शन? बीच में वो अपना सिद्धरामैया का गुट जो है, उनकी मानना ये है कि अगर सिद्धरामैया कंटिन्यू नहीं करेंगे
तो हमारा लीडर यानी फ्यूचर चीफ परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर एक काफी सीनियर नेता है जी जी। और वो दलित नेता भी है। हाँ। और कर्नाटक में अभी तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं आया। ये नहीं तो बना। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि सिद्धरामैया ने एक दलित मुख्यमंत्री बनाया। क्या अगर वो ये ये क्या वो ये मैसेज संदेश होगा देना तो चाहते थे कि फिर अगर 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 सिद्धारमैया दिल्ली को एक्सेप्टेबल नहीं है या उनको इस्तीफा लिया जा रहा है तो उनको सीएम बनना चाहिए, ये भी था कुछ? परमेश्वर सीएम बनना चाहते थे? परमेश्वर पर तो बनना चाहते थे। देखिए 2013 में जब असेंबली इलेक्शन हुआ, ही वॉज दी केपीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन उनकी जीत नहीं हो, डिफीट हो गया, तो वो नहीं बन पाए और क्लाइम भी नहीं की। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ही कुड नॉट बिकम, एंड सिद्धरामैया बिकेम द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। अरुण, क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी कमियों के कारण पंजाब में स्टेबल गवर्नमेंट थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वहाँ गुटबाजी के कारण गवर्नमेंट गिर गई। यह बात कांग्रेस हाईकमांड के दिमाग में थी और शायद इस कारण से कर्नाटक के इशू को लेकर के काफ़ी वो मैच्योर तरीके से फैसला लेना चाहती थी। जी, बहुत वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पंजाब में देखा और बहुत गोवा में भी ऐसा हुआ था जी। जो राजस्थान में भी था, सचिन पायलट और नॉट हाँ जी, बिल्कुल। इसके बाद कांग्रेस ने बहुत मैच्योर तरीके से जैसे कहा कि ये सारे प्रोसेस उन्होंने ठीक है तो थोड़ा लेट भी हुआ है, लेकिन जो ये सारा प्रक्रिया जो है वो ठीक से होना चाहिए। उन्होंने काफी टाइम लिया सिद्धरामैया को बुलाया दिल्ली में और काफी गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान खोने के बाद, वहाँ मौका खो जाने के बाद कांग्रेस के लिए कर्नाटक बचाना बहुत जरूरी हो गया था। लिहाजा उन्होंने काफी मैच्योरिटी के साथ इन्होंने फैसला लिया है लीडरशिप चेंज करने का। हाँ, कर्नाटक देखिए सारे देश सिर्फ दो बड़ा स्टेट है कांग्रेस इज रूलिंग, ये कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसमें आप कौन मैसेज देंगे लोगों को बाद में 2028 में क्या होगा? तो ये भी उनके दिमाग में शायद आ गया था। और आपको एक एग्जाम्पल है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी और पंजाब का, तो ये रिपीट होना नहीं चाहते थे कांग्रेस। अब देखिए तमिलनाडु में काफी बहुत स्पीड काफी तेज से उन्होंने फैसला लिया कि हम डीएमके को छोड़ के टीवीके को सपोर्ट करेंगे। केरल में क्या हुआ कि वहाँ कांग्रेस हाईकमांड को एक्चुअली के.सी. वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी उनको लाना था, लेकिन लोगों का आशा दूसरी था, सतीशन को मुख्यमंत्री बनना था। तो वहां भी जो लोग मान गए थे वो हुए। तो ये दोनों डिसीजंस जो है आई थिंक कांग्रेस हैज टेकन इट वेरी, दे आर नॉट टेकन इट नेचुरली। अरुण, लास्ट में एक सवाल, ये तो कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी खास करके येदियुरप्पा की भूमिका अभी क्या है, या फिर बीजेपी के लिए वहाँ फ्यूचर लीडर कौन है जो कंटेम्पररी हो कांग्रेस के को सामना करने के लिए? देखिए कर्नाटक में बीजेपी के बारे में जितनी आप कम बात करेंगे वो अच्छा है, क्योंकि ये पार्टी कर्नाटक में थोड़ा वोट में है लगता है। यहाँ विजेंद्र बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, येडियुरप्पा का बेटा है और फर्स्ट टाइम एमएलए है। तो इनको लेके इनको पार्टी प्रेसिडेंट बन गया बीजेपी। ये दूसरे नेता जो है काफी नाराज है इसकी। ये ठीक है, येडियुरप्पा का बेटा तो है और लिंगायत भी है, फिर भी
फर्स्ट टाइम एमएलए को आप 30% बना देंगे, तो सारे काफी सीनियर नेता भी हैं बीजेपी साउथ और साउथ साउथ का जो ट्रेंड है, अरुण अरुण साउथ में एक ट्रेंड है कि ऑल द 4-5 स्टेट अगर हम बात करते हो तो वहाँ हिंदू पोलराइजेशन नहीं हुआ नॉर्थ की तरह, वहाँ पोलराइजेशन नहीं हुआ। क्या क्या कर्नाटक में ये हिंदू पोलराइजेशन की कोई संभावना है? मुझे नहीं लगता कि संभावना है, लेकिन हाँ मंगलुरु ये जो कोस्टल रीजन है वहाँ हाँ। थोड़ा है, लेकिन आप पिछले 2 साल से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ वहाँ। इसके पहले था, मतलब 2-3 मर्डर्स हुए और वहाँ एक दो बार मुतल्लिक काफी कोई हिंदू कम्युनल राइट भी हो गया, मंडिया में हो गया, लेकिन पिछले 1 साल में कोई दंगे या मर्डर कम्युनल तरीके से नहीं हुआ करना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं होने का क्या कारण होगा? क्योंकि आप कह रहे हो कि पिछले 1 साल से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो क्या वो हिंदू फोर्सेस चुप बैठ गई हैं या फिर उसको मोदी से मोह भंग हो गया? देखिए जो मंगलुरु में एक स्टेप ले लिया, वहाँ एक डीसी मतलब कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट एसपी, ये दोनों नए अपॉइंटमेंट हो गए और उसके बाद यहाँ कोई ये कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक में 1-2 ही जगह है, एक मंड्या और एक मंगलुरु कोस्टल रीजन, यहाँ ज्यादा होता है कोस्टल रीजन। आपकी समझ से ये लग रहा है कि कांग्रेस का काउंटर करने में अब की बार बीजेपी थोड़ा फीका पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर पोलराइजेशन की स्थिति नहीं है? फिलहाल नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद में क्या होगा वो हम देखते हैं। मुझे ये नहीं लगता क्योंकि जो लोग हैं वोटर्स से कर्नाटक में वो कम्युनल मेंडेट नहीं है, तो इसलिए शायद बीजेपी को देखिए सिद्धरामैया भी एक तरीके से ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण को बोलते हैं वो थोड़ा किया है कर्नाटक में। ये जो मुस्लिम एक्यूज के ऊपर FIR थे उनको वापस ले लिए अभी 10 साल की 10 दिन के लिए, तो ये भी चर्चा में आ गया कर्नाटक में। ये भी लोग नहीं मतलब ये अच्छा नहीं, पीपल डोंट लाइक इट लाइक दिस विड्रॉवल। बीजेपी भी ये किया था कि लेकिन वेदर इट इज अगेंस्ट मुस्लिम और अगेंस्ट विड्रॉइंग केसेस पीपल डोंट लाइक, फिर भी काफी चर्चा में नहीं देते ये मुद्दा। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ बेंगलोर से BS अरुण, जो वहाँ के एक महत्वपूर्ण डेक्कन हेराल्ड अखबार के एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं और राज्य में आज वो वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे नज़र रख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ खुलासा किया है और जिससे चीज़ों को हम समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। आज के बातचीत में बस इतना ही। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक 24/7।